हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 12th का चैप्टर जो कि हमारे पास है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से जब हमारा ये जो ROH में बॉन्ड ब्रेकेज है, या तो वो R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या फिर O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो सकता है ड्यूरिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी। तो अब हम जब किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो हम बेसिकली फर्स्ट पार्ट में ये मान करके चल रहे थे कि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो O और H के बीच का हो रहा है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा कि ये जो O और H का बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, इससे हम ये जो अल्कोहल की एसिडिटी है उसको डिफाइन कर पा रहे थे। और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी पढ़ा कि इस तरीके से H को निकलने के लिए जो बाद में हमारे पास कंजुगेट बेस बनता है वो स्टेबलाइज क्यों होना चाहिए, वो किस तरीके से हमारे अल्कोहल की एसिडिटी को अफेक्ट करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो एसिडिटी का ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से है कि फिनोल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, देन वाटर है और देन फिर हमारे पास अल्कोहल है। इस कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन पे में जा कर के आप चेकआउट कीजिए और आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो आज हमें करना है इसी का सब पार्ट कि कैसे हमारे पास O और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। उसी का एक एप्लीकेशन आप देख सकते हो कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कि बेसिकली हम जब एस्टेरिफिकेशन पढ़ रहे होते हैं तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या हमें देखने को मिलता है, हमारे क्या प्रोडक्ट मिलता है और बेसिकली यहाँ पे क्या प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है जिससे हम बोल रहे हैं कि यहाँ O और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो देखिए, अब यहाँ बोला गया है कि एस्टेरिफिकेशन दैट मीन एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है वाया यूजिंग अल्कोहल, फिनोल, या फिर जिस तरीके से आपने ये देख पा रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं टू फॉर्म एस्टर वाया यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। ऐसा क्यों? कि आप देख रहे हैं इन सब में कॉमन एक क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट इन सब में कॉमन है। एक जगह पे OH आ गया, एक जगह पे Cl आ गया, एक दो जगह पे एनहाइड्राइड में ये ग्रुप फिर से रिपीट हो गया। तो जो ये ग्रुप है बेसिकली ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है हमारे इन तीनों ग्रुप्स में, ये चीज सिमिलर है। और अल्कोहल से हमारे पास अल्कोहल या फिनोल से हमारे पास क्या आ रहा है, ROH बेसिकली। तो अब हमें इनका और इनका बेसिकली रिएक्टेंट्स का यूज करके किस तरीके से हमें एस्टर फॉर्मेशन हो रही है हमें वो देखना है। तो देखिए, आपको पता ही एसिड क्लोराइड, जिसे मैंने आपको भी बताया RC डबल बॉन्ड और Cl होता है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक अल्कोहल हमने कंसीडर किया, कोई भी बेसिकली कोई भी R ग्रुप यहाँ हो सकता है, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एनीथिंग एल्स। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट कराया है। तो क्या बेसिकली हुआ यहाँ कि ये जो H है और यहाँ से जो OH है वो रिमूव हो जाएंगे और वाटर के तौर पे यहाँ पे वो रिलीज हो जाएंगे और हमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, एस्टर की। दैट मीन्स O और C डबल बॉन्ड O, ये जो लिंकेज हमारे पास फॉर्म होती है इसको एस्टर लिंकेज बोलते हैं। और ये जब लिंकेज यहाँ फॉर्म हुई है ये बता रही है कि यहाँ पे जो O और H के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ है, जिस वजह से H2O का रिमूवल है। और O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तभी तो O और C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं हमें बता रही है कि जो हमारे पास अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है वो यहाँ किस वजह से शो हो रही है, इस O और H का बॉन्ड टूटने की वजह से। तो यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन यूजिंग अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ O एंड H बॉन्ड, वेयर H यहाँ पे जो हमारे पास अल्कोहल है वो एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए, अब रिएक्ट अगर डिफरेंट कंडीशंस में कर रहा है तो आपके पास जो रिएक्शन कंडीशंस होंगी वो भी डिफर करेंगी। फॉर एग्जांपल, आपने पीछे जब अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ किया तो जो रिएक्शन मिक्सचर है आपको उसके अंदर कुछ भी डिफरेंट ऐड करने की रिएजेंट ज़रूरत नहीं थी एज सच की रिएक्शन प्रोसीड कर जाए। पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जब आप अल्कोहल्स के साथ किसी भी एसिड क्लोराइड को ऐड करते हो तो आपको कोई ना कोई बेस ऐड करना पड़ता है साथ में, तब आपको क्या है रिएक्शन प्रोसीड होते हुए नजर आती है। इसका रीजन क्या है तो आप खुद देख पा रहे हैं। हमने क्या बोला था, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और बनेगा क्या, O और C डबल बॉन्ड O का। अब देखिए H और Cl यहाँ से माइनस होके बाहर निकल जाएंगे, HCl यहाँ बाहर निकल गया और O का और C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड बन गया यहाँ पे और ये हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पिरिडीन का यूज क्या था,
आप देख पा रहे हैं कि रिएक्शन में एस्टर तो फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट हमें HCl भी मिल रहा है। और आपको पता है HCl का कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगी। आपको पता है ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं R ग्रुप के जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे वो एसिडिक वो एक तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये HCl जो है हमें इसको कहीं ना कहीं रिमूव करना होगा। तो इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी बेस का, इसीलिए यहाँ पेरिडीन को डाला गया है ताकि ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास न्यूट्रल हो जाए, इसकी एसिडिटी इंक्रीज ना हो। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पेरिडीन का यूज़ किया गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो एस्टर का फॉर्मेशन है उसमें हम ये ग्रुप को बार बार ऐड कर रहे हैं अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल या फिनोल के अंदर। ये ग्रुप है एसिटाइल ग्रुप और इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन। आप जब भी CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप को अपने अल्कोहल या फिनोल में ऐड करोगे उसको आप बोलोगे एसिटाइलेशन। अब इसका एक एग्जाम्पल भी है, आपने एस्पिरिन की जो टैबलेट्स होती हैं जिनको आप यूज़ करते हो, या तो आप हेडेक जब आपको हो रहा होता है या आपकी बॉडी में पेन हो कहीं पे भी, तो आप एस्पिरिन को यूज़ करते हैं। काफ़ी नॉर्मली यूजुअली इसको यूज़ किया जाता है एज ए एंटीबायोटिक भी आप इसको मेडिसिन को यूज़ करते हो। इट्स ए वेरी कॉमन सॉल्ट। तो आप इसको क्या देख पा रहे हो कि इसका एस्पिरिन का प्रिपरेशन कैसे होता है। आप सैलिसिलिक एसिड लोगे, सैलिसिलिक एसिड बेसिकली क्या है हमारे पास बेंजीन के ऊपर सबसे पहले यानी बेसिकली आप ये देखिए ये क्या था हमारे पास फिनोल, फिनोल से जो नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन है वहाँ पे COH लगा दिया गया, ये बन गई हमारी सैलिसिलिक एसिड। अब इस सैलिसिलिक एसिड का अगर हम एसिटाइलेशन करते हैं, मतलब ये ग्रुप को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे भी OH है। कौन सा OH का O और H का बॉन्ड टूटेगा ताकि ये एसिटाइल ग्रुप जाके ऐड होगा, तो अल्कोहल का यहाँ पे ये जो OH वाला है, यानी है तो वैसे बाकी है फिनोल, तो ये जो OH ये बॉन्ड है ये हमारे पास ब्रेक होगा और ये H यहाँ से जा करके और क्या ऐड हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड हो। यानी देखिए आप H की जगह पे क्या ऐड हो गया है, देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3C डबल बॉन्ड OO और यहाँ से H आएगा तो CH3COH बाहर निकल जाएगा और आपके पास ये ग्रुप इस यहाँ आके जुड़ जाएगा, इसका एसिटाइलेशन हो जाएगा। तो बेसिकली सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेशन से हमें क्या मिलता है, एस्पिरिन मिलता है। ये आप याद रखेंगे किस तरीके से, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी कि O और H का बॉन्ड, यानी बेसिकली अल्कोहल या फिनोल का जो O और H है वो H का बॉन्ड टूटने के कारण कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं, ये उसका एग्जाम्पल है, ये उसकी एप्लीकेशन है। आगे देखिए, अब तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी उनमें हम क्या देख रहे थे कि जो अल्कोहल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, उसमें जो O और H का बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं हमारे रिएक्शन में उसका टूटना एक्ट कर रहा है एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एज अ मेजर स्टेप इन अ रिएक्शन। बट अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्लीवेज जो है CO, यानी कि अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप से हमारे पास अल्कोहल है तो ये जो बॉन्ड है इसके टूटने से किस तरीके से अल्कोहल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अब हमें वो देखना है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। आपने देखा था जब हमने प्रीवियस में वीडियोस में ये बात की थी कि ROH जब इनिशियली एक्ट करता था तो उसके जो लोन पेयर्स होते थे वो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रोसीड करते थे। पर यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें हमारा अल्कोहल प्रोसीड करेगा। अब हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स वो रहेंगे और किन रिएक्शंस में वो प्रोसीड करता है। अब देखिए, हेयर वी स्टडी ओनली अल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं देखेंगे, सिर्फ अल्कोहल में ही देख पाएंगे। ऐसा क्यों? तो देखिए आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि फिनोल में आप देखिए ये जो OH हैं, ये जो इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड ना रह के पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। और आपको पता है डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, अगर मुश्किल होगा तो कोई ना कोई रिएक्शन जब हम इसमें प्रोसीड कराएंगे तो इतनी फास्टली अकर नहीं कर पाएगी।
दूसरी बात, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ बढ़ चुका है इस कार्बन एटम पे, जिस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, तो रिएक्शन कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगी। जो मेन हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका O है ना कि कार्बन, C डबल बॉन्ड और CO के बीच में ये वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिस वजह से ये में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। बेसिकली आप ये देखिए ना कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये जो बॉन्ड टूटना हम चाह रहे थे, हमें क्या चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ही तो तोड़ना है। अगर वो बॉन्ड टूट ही नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो डबल बॉन्ड आने के कारण स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वहां रिएक्शन हम पढ़ेंगे कैसे जब वो बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है। तो इसीलिए अल्कोहल्स में ही आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक डिफाइंड रेट, यानी आप उन्हीं रिएक्शन को स्टडी कर पा रहे हो क्योंकि उनका रेट कहीं ना कहीं आपको अलाउड रेंज में दिख रहा है, बल्कि फिनोल्स का रेट इतना कम है कि आप उनको स्टडी करना यूजफुल नहीं माना जाता। इसीलिए हम अल्कोहल्स के केस में ही सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख पा रहे हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये वही सारे एग्जांपल्स हैं जो आपने हेलोएल्केन और हेलोएरीन चैप्टर में किए थे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, कि आप क्या करेंगे, अल्कोहल को किसी भी एक्स यहाँ पे क्या है, हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनके साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको शो कर रहा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें पता है यहाँ कौन सा मैकेनिज्म हो रहा होता है, SN2 मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म कैसे हो रहा होता है, आपको पता है यहाँ से जो HX होता है उसमें H पॉजिटिव और X माइनस की तरह एक्ट करता है। ये X माइनस कहीं ना कहीं यहाँ जाता है और आपके पास प्रोसीड करते हुए RX फॉर्म हो जाता है और पानी यहाँ से निकल जाता है। यहाँ अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्यों, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस कम चाहिए है ताकि वो बैक साइड से अटैक इजीली कर सके, इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल में रेट सबसे फास्ट होगा। इसी में फर्दर आपने लुकास टेस्ट के बारे में भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम 3 क्लास ऑफ अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वाई आर यूजिंग अ रिएजेंट दैट इज लुकास रिएजेंट, जिसमें ZnCl2 और HCl का आप यूज करते हो। और आप क्या करते हो कि आपने अल्कोहल को, जिसको आपको डिस्टिंग्विश करना है, बेसिकली आपको 3 अलग अलग बीकर्स दे दिए गए हैं और तीनों में बोला गया है आपको पता करना है कि किसमें प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी अल्कोहल और किसमें टर्शरी है। आप कैसे पता लगाएंगे, आप ZnCl2 और HCl का मिक्सचर बनाएंगे और उस मिक्सचर को बीकर A, बीकर B, बीकर C में अलग अलग डाल देंगे ड्रॉप वाइज। तो आप क्या देखेंगे, टर्बिडिटी, आपको धुंधलापन नजर आएगा। आपको जिस तरीके से फोगिंग में आपको दिखता है ना, फोग हो रही होती है तो आपको धुंधला दिखता है, कुछ इसी तरीके से आपको टर्बिडिटी अपीयर होगी सॉल्यूशन के अंदर। अगर वो आपके बीकर में टर्शरी अल्कोहल है तो आपको टर्बिडिटी इमीडिएटली प्रोड्यूस हो जाएगी, आपको इमीडिएटली दिख जाएगी। जबकि अगर इसमें सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे बीकर के अंदर तो आपकी टर्बिडिटी कुछ टाइम बाद आएगी, 5-10 मिनट बाद आपको ऑब्जर्व होगी, एट अ मोमेंट आपको टर्बिडिटी नहीं दिखेगी। अगर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास तो टर्बिडिटी आपको रूम टेम्परेचर पे ऑब्जर्व ही नहीं होगी, वो सॉल्यूशन एज इट इज पड़ा रहेगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन B या सॉल्यूशन C में आपके पास कौन कौन सी अल्कोहल्स हैं, आप इजीली उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो आप HX के साथ रिएक्ट करा के ये बता सकते हो कि ये वही एप्लीकेशन है जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हमारे पास ब्रेक करता है, रिएक्शन प्रोसीड करती है वाया SN2 मैकेनिज्म। आगे देखिए आपके पास नेक्स्ट है, ये अब अभी जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ चुके हैं, ये बस आपके रिमाइंड के लिए है कि ये सारी चीजें आपने हेलोएल्केन और हेलोएरीन में बहुत अच्छे से की हैं। आगे देखिए रिएक्शन विद फोस्फोरस ट्राइहैलाइड, आपने देखा था PbR3, PCl3, ये इन सब के साथ आप रिएक्ट कराते हो ROH को, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा और बोरिक एसिड हमें देखने को मिल रही है इन केस ऑफ ब्रोमीन। आगे देखिए अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास डिहाइड्रेशन। अब देखिए डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन वाटर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हाइड्रेशन अगर सिंपल होता तो हाइड्रेशन मीन्स हाइड्रो प्लस एडिशन, मतलब पानी का एडिशन। अब डी है, डी मतलब होता है रिमूवल, तो पानी का रिमूवल हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है हमें अल्कोहल के अंदर।
तो उससे क्या होगा, अगर अल्कोहल के अंदर से पानी निकल जाए तो क्या बचेगा, एल्कीन बचेगा। आप क्या देखते थे जब आपने मार्कोनिकोव्स रूल सीखा था, आप एल्कीन के अंदर पानी को ऐड करते थे और क्या बन जाता था, अल्कोहल बन जाता था। अब आपको इसका रिवर्स तो प्रोड्यूस करना है, अल्कोहल के अंदर से पानी निकाल देना है, आपको एल्कीन मिल जाएगी। और अब ये होगा कैसे, ये जो प्रोसेस होगा ये होगा कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। बेसिकली प्रेजेंस ऑफ एसिड हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट होती है। हम कौन कौन सी एसिड्स यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फोस्फोरिक एसिड को आप यहाँ यूज करोगे। और ये तो आपको रिएक्शन मीडियम में डालना है। उसके अलावा जो आप कैटलिस्ट यूज करोगे वो होगा एनहाइड्रस ZnCl2 और एल्यूमिना। अब ये जो कैटलिस्ट है इसका काम क्या है, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। रिएक्शन में जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि रिएक्शन प्रोसीड कर जाए, उतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को इजीली उस स्टेप तक पहुंचने के लिए, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना है। अब वो कहीं ना कहीं इस बैरियर को ही कम कर देता है, कौन, कैटालिस्ट। तो किस अल्कोहल में हमें इस कैटालिस्ट की जरूरत होगी और किस में नहीं होगी वो भी देखा जाता है। अगर हमारे पास ऑलरेडी अल्कोहल हमारा स्टेबल है तो हमें कैटालिस्ट की जरूरत नहीं होगी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, और अगर ये स्टेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत होगी प्रोसीड कराने के लिए रिएक्शन। देखिए अब आप ये देख पा रहे कि बेसिकली हमें करना ये है कि कोई भी अल्कोहल लेनी है, बेसिक एसिडिक मीडियम उसको प्रोवाइड करना है। टेम्परेचर आप याद रखेंगे क्योंकि आगे आप देखेंगे एक टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा कि टेम्परेचर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर ये टेम्परेचर ही 412 या 413 के आसपास होता तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। अब आपको इसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो आप आगे देखेंगे। अभी आपको क्या करना है, अगर ये टेम्परेचर कंडीशन और आपको प्रोटिक एसिड गिवन है तो आप यहाँ पे एल्कीन फॉर्मेशन कर दीजिएगा और H2O का रिमूवल कर दें। आगे देखिए सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन। अब मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको अल्कोहल स्टेबल दिया है तो आपको कहीं ना कहीं कंडीशन को माइल्ड कर देना है, कंडीशन उतनी ज़्यादा एक्टिव आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर बात करें कि आपकी अल्कोहल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप क्या करेंगे, कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग देंगे और आपको कैटलिस्ट भी डालना पड़ेगा। अब देखिए रीज़न इसका यही है कि अगर आपकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज़्यादा है, जैसे टर्शरी या सेकेंडरी हैं, तो आप माइल्ड कंडीशन यूज़ करोगे, आपको ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि प्राइमरी अगर आपके पास अल्कोहल है, ड्यू टू इट्स लेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकेटाइन बनेगा। और जैसे हमारे पास टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी कार्बोकेटाइन अगर बना है तो कार्बोकेटाइन की देखिए आप क्या होता है, हमारे पास रिएक्शन से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना, वो बना प्रोडक्ट। अगर मेरे पास रिएक्टेंट तो ऑलरेडी स्टेबल होता है, उसको जरूरत, वो चाहता ही नहीं है कि वो अपनी स्टेबिलिटी लूज करे। अगर उसे पता होगा कि कहीं ना कहीं तू इंटरमीडिएट स्टेट में जाके कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पे जाके स्टेबल हो पा रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब टर्शरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी से कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल हैं, तो यहाँ हमें एनर्जी कम देनी पड़ी, उतनी ड्रास्टिक कंडीशंस नहीं अवेलेबल करानी पड़ी इंटरमीडिएट तक आने के लिए। जबकि प्राइमरी में उसको पता है कि तू अनस्टेबल जगह जा रहा है तो वो क्यों ही जाना चाहेगा। तो अगर आपको उसको जबरदस्ती पहुंचाना है तो आपको ड्रास्टिक कंडीशंस डालने पड़ेंगे, आपको कैटलिस्ट की प्रेजेंस को यूज करना पड़ेगा। ये हमारे पास रीजन होता है। आगे देखिए हमें रिएक्शन गिवन है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसे पता चला, OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, हेंस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। आप यहाँ पे अगर एसिड की परसेंटेज देखेंगे तो आपको काफी डिफरेंस नजर आ जाएगा। इसका रीजन क्या है कि जो 20% H3PO4 का आपको आप ऐसे समझ सकते हो कि 20 ml इन 180 ml ऑफ वाटर, कि अगर आपने टोटल 100 ml सॉल्यूशन लिया है तो 20 ml इन 100 ml वाटर, और अगर यही आप बात करते हैं H3PO4 की तो 85 ml इन 100 ml ऑफ वाटर, मतलब 15 ml जो बचा वो पानी, टोटल 100 बनाने के लिए सॉल्यूशन। तो आप टेम्परेचर कंडीशंस भी देख पा रहे हैं, यहाँ 440 है जबकि यहाँ 358 है। तो आप देखिए ड्रास्टिक कंडीशंस कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई जैसे जैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, और बन क्या रहा है, सिर्फ आपके पास एल्कीन फॉर्मेशन हो रही है, H2O का रिमूवल हो रहा है। इसका मैकेनिज्म और देखते हैं चलिए। तो मैकेनिज्म में आपको क्या करना है, स्टेप 1,
ये मैंने आपको पहले ही बताया मैकेनिज्म क्या है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ ना कोई चीज सब्स्टिट्यूट हो रही है, और किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है। देखिए यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो इसके लोन पेयर्स हैं अल्कोहल के। एसिडिक मीडियम हमने प्रोवाइड कराया था, तो ये लोन पेयर H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, ये एक फास्ट रिएक्शन होगी और यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कराना चाहता है, तो अब वो क्या करेगा, यहाँ से कार्बोकैटायन का जनरेशन करेगा, वो यहाँ से पानी को निकाल देगा। यानी कि क्या करेगा, देखिए इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो बॉन्ड है हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर चला जाएगा और अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर लेगा। इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोबारा से लोन पेयर आ गए, और ये यहाँ क्या बन गया, CH3CH2 पॉजिटिव, कार्बोकैटायन जनरेशन। मैंने आपको बताया कि यहाँ क्या जनरेट हो रहा है, कार्बोकैटायन, तो उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन कर दी ना हमें, कैसी ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करनी की नहीं करनी। अब देखिए कार्बोकैटायन बनने के बाद अब इथीन कैसे बनेगा, वाया एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन, कि कैसे हमें यहाँ से एक H पॉजिटिव निकालना है और इस कार्बोकैटायन को इथीन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए चलते हैं, अब हमें क्या करना है कि ये था हमारे पास CH3CH2 पॉजिटिव था हमारे पास, तो CH3 था, एक H को हमने यहाँ से निकाला, यहाँ डबल बॉन्ड आया और ये जो कार्बोकैटायन है ये यहाँ से रिमूव होके इथीन फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। ये H पॉजिटिव जो निकला है ये हमारे पास हमें टाइम टू टाइम रिमूव करना होगा, जिससे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती रहेगी, क्योंकि अगर ये एक्सेस में हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाएगी अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल। आगे देखिए, अब जो भी आप रिएक्शंस पढ़ रहे हो वो बेसिकली क्या पढ़ रहे हो, COH, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। आपने देखा ना हमारे पास क्या हुआ, जब कार्बोकैटायन जनरेट हुआ तो क्या हुआ, OH H और H, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, आपने देखा ये बॉन्ड से H2O बाहर निकला था, तो C और O का बॉन्ड ब्रेक हुआ ना। तो वही हम सब स्टडी कर रहे हैं कि अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी क्या होगा, हमारे पास क्लीवेज कैसे कैसे देखने को मिल सकती है। देखिए आपके पास ये अल्कोहल है, ये या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अगर आपके पास इस टाइप के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, जिसको आप बोलते हो डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। तो अब आपने हम क्या देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि आपके पास कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपके पास अल्कोहल अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं। आपके पास रिएक्टेंट है, मान लीजिए ये स्टार्टिंग में इनिशियली, अब उस रिएक्टेंट से एल्डिहाइड भी बन सकता है, उससे कीटोन भी बन सकता है और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिया, तो आपके पास अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। और क्या, और अगर अब ये देखिए एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। अब वो बताएंगे टाइप कैसा है, जैसे मान लो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन बन जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके। अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो क्या होगा, डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अब देखिए ये जो डायरेक्ट कन्वर्जन होगा वो किस लिए हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके। अब हम देखेंगे कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये कौन कौन से हैं, एसिडिफाइड KMnO4 या फिर K2Cr2O7। आप इन्हें याद रखेंगे, एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7 जब भी आपको दिखेंगे तो आपका जो अल्कोहल है वो कैसा भी हो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जबकि आप माइल्ड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनकी बात करेंगे तो वो अल्कोहल पे डिपेंड करेगा, अल्कोहल कैसी है, वो कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। ये कौन कौन से आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, CrO3 इन एन अनहाइड्रस मीडियम, PCC PDC दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, PCC और PDC और CrO3, ये जहां भी आपको दिखेंगे वहां आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करना है। आगे देखिए
कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल को ही अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस मिल गई जैसे KMnO4 या K2CR2O7 दिखा तो वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, अब इसमें अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आप यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आप टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं एट रूम टेम्परेचर पे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे नो रिएक्शन देखने को मिलेगी इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर रूम टेम्परेचर पे है। बट अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है जैसे KMnO4 या K2CR2O7 तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और आपको जितने कार्बन की अल्कोहल है उससे कम कार्बन की आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखने को, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको रिएक्शन कंडीशंस में कभी ऐसा भी होगा कि आपको कॉपर इन 573 केल्विन और वेपर लिखा होगा, आपको रिएक्शन कंडीशन में कुछ ऐसा भी दे सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है, पर इसके प्रोडक्ट्स को आपको याद रखना होगा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो आपको पता है जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल है तो जैसे कि हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। बट यहाँ पे आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो कॉपर एट 573 केल्विन क्या करता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है और आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन शो करके H2O का रिमूवल कर देता है, जो अभी हमने पीछे स्टेप देखा, मैकेनिज्म देखा, और यहाँ पे क्या बना देता है, एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो टर्शियरी अल्कोहल कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, पर वहीं अगर कॉपर एट 573 डाल देते हैं तो एल्कीन बना देता है। एल्डिहाइड और कीटोन तो सेम बने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कॉपर 573 से, बट हमारे पास डिफरेंस आया टर्शियरी अल्कोहल में कि टर्शियरी अल्कोहल से एल्कीन फॉर्मेशन होगी एट कॉपर एट 573 केल्विन पे थ्रू व्हाट मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, जिसका अभी हमने क्या देखा, मैकेनिज्म भी देखा है कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो आज आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फिनोल से रिलेटेड क्या रिएक्शंस हम पढ़ सकते हैं और फिर हमारा जो चैप्टर है उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। और अब तक आपने अगर लेक्चर्स को नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर्स को तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर विजिट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स अच्छे से क्लैरिफाई हो सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।